हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ 69th बीपीएससी जो हमारे आगामी अभी एग्जामिनेशन है के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग तैयारी करते हैं आप सभी को एक बेसिक बात है, बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन मैं आपको एक रिपीट कर दे रहा हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी से आप सलाह लेंगे तो आपको वो लोग बताते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला नाम जो आता है बुक्स की, उसमें जो बेसिक बुक्स की बात आती है वो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। और आप सबको पता भी होगा कि एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी इतनी अच्छी ढंग से लिखी गई है कि आप जब हम लोग भी अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो उस समय से भी यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि एनसीईआरटी की बुक्स ऐसी हैं, जितनी भी बार आप उसे पढ़ें तो आप उसको उतनी बार एक आपको नई चीज़ें सामने निकल के आती है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। यानी काफ़ी बेहतर बुक है। तो यहाँ हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप ही उसी बुक्स के जो आपको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके बीच हम लोग लाए हैं। खास करके जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे 69 बीपीएससी पीटी का, वो हम लोग अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग विषय के वो आपको आके लेक्चर डिलीवर करेंगे। मैं जो आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ वो आपको जनरल साइंस के लिए, आपको जनरल साइंस की चीज़ें मैं बताऊंगा जो बेसिक। हालांकि एनसीईआरटी की साइंस तो क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जहाँ तक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स की बात है तो आप क्लास 9 से इसको आप देख सकते हैं। क्लास 9 से चीज़ें आनी आनी शुरू हो जाती है। और हमने भी देखा भी है जो क्वेश्चंस आए हैं अभी लास्ट एग्जाम में, तो कई सारे क्वेश्चन जो है सीधे एनसीईआरटी के बुक से उठा के रख दी जाती है। क्यों एनसीईआरटी ही क्यों? एनसीईआरटी इसलिए कि देखिए आजकल अक्सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आयोग का जो क्वेश्चन है उस पर डाउट, हम लोग के द्वारा डाउट किया था कि नहीं आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये हो सकता है। कई कई सारे इसके रीज़न दिए जाते हैं। तो इसमें फिर जो 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 बॉडी है, जो आयोग है, वो इसका उनका जवाब जो एविडेंस बेस्ड वो जवाब देगी उनको, कहीं ना कहीं कोई बुक के बेस्ड, कोई रेफरेंस बुक। तो आपको इसमें पहला नाम एनसीईआरटी का आता है जिससे कि आपको रेफरेंस दिया जाता है। तो क्यों ना हम लोग उस एनसीईआरटी को ही पढ़ लें, क्यों ना जान लें कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वहाँ से आएंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे क्लास 9 की जो है सबसे पहला टॉपिक है मैटर के रिलेटेड, मैटर इन इट्स सराउंडिंग्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ज़्यादा आपका समय नहीं लूँ, मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में ये वीडियो समाप्त कर दूं और इस 15 मिनट के वीडियो में आप मैटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जान जाएं जो आपको एक जनरल साइंस के पर्पज से आपको काम आएगा। सबसे जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये टॉपिक है, पहला ही टॉपिक आता है। जैसे ही आप एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक्स खोलेंगे तो आपको फर्स्ट टॉपिक मिलेगा जनरल साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का कहने का क्या तात्पर्य है? जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सराउंडिंग है, यानी आप उसको बेटर समझिएगा, आप यूनिवर्स समझिए। यूनिवर्स, यूनिवर्स में सभी चीज़ें समाहित हैं। तो जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स किससे बना है? मेड अप ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल सबसे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मटेरियल को नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ वही बात अगर मैटर की बात करें, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, उनसे अगर आप पूछ दें कि मैटर क्या है तो वो नहीं बता पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मटेरियल क्या है तो लगभग लोग चीज़ जान जाते हैं। आप यही समझिए कि मटेरियल ही मैटर है, बस सिर्फ साइंटिफिक टर्म उसको दे दिया गया, साइंटिफिकली उसको कह दिया गया कि मटेरियल्स को मटेरियल नहीं कह करके हम उसको मैटर का नाम दिए। इतना भी समझिए। अब आते हैं कि मैटर आखिर बना क्या चीज़ का है। मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा जो है मैटर हमारा बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यूनिवर्स में जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेड अप ऑफ मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स क्या है? मटेरियल क्या है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हैं। जितने भी पार्टिकल्स आसपास आप कुछ भी देख सकते हैं। और अगर फिलोसफिकल टर्म में कहें, जो पंच तत्व का सिद्धांत दिया गया था कि मैटर क्या है, तो पंच तत्व हैं। कौन से ये पंच तत्व हैं? पहला है हवा, पानी, आग, आकाश, पृथ्वी। यानी कि आपको ये जान लेना यह जरूरी है कि जो पंच तत्व है वही मैटर जो है क्या है, वो पंच पंच तत्व है। पंच तत्व में कौन सा है? वो पांचों का नाम जान ली। ये क्वेश्चन भी आप आ सकते हैं, पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो है वो पंच तत्व हैं। या प्रश्न आ सकता है इसमें से कौन से पंच तत्व नहीं है। तो आपने जान लिया कि पंच तत्व है। पंच तत्व में हवा, पानी, आग, आकाश और पृथ्वी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे जाने कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसकी। जो हम लोगों ने जाना कि यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग मेड अप ऑफ जो है मैटर से है। मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल से हैं। अब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में। मुख्यतः तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। पहला, स्पेस। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनमें आपस में एक स्पेस है। अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा, कंटिन्यूसली मूविंग। ये तीन बेसिक चीज़ हैं जो आप सिर्फ अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन के फॉर्म में समझें। अगर क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है,
क्या मैटर के बीच में स्पेस होता है? हाँ सही है, सत्य है। क्या मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? सही कथन है, सही है। और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं? बिल्कुल सही, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। यानी जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कथन दिए रहते हैं और उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपको कंसेप्ट उस चीज़ों का नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जो जहाँ से हम जो मेन पर्पस है हमारा पर्पस आज का ये है कि आप इस 10 से 15 मिनट की जो वीडियो आप हमारे देख रहे हैं उसमें आप कम से कम आप इस पोजीशन में जरूर आ जाएं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके पीसीएस एग्जाम में जो जनरल साइंस का पार्ट है उससे हर वीडियो आप देखें तो निश्चित रूप से आप एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने दो भाग में लिखा है, एक भाग में बांटा है 3 और एक भाग में बांटा है 5। क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ के मैटर कितने हैं। पहला चॉइस ए चॉइस में बताता हूं, इसको क्वेश्चन के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। 3, बी 5, सी नन, डी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। कॉन्सेप्ट समझिए बस। देखिए सिलेबस तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जनरल साइंस में आपको 11, 12 या हायर लेवल के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको स्कूल लेवल के ही जनरल साइंस होते हैं। इवन आपको क्लास 6 से क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लास 7, 8 से आ सकते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ी से कंसेप्ट को आपको समझना होता है। अगर ये प्रश्न हम लें कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं तो सामान्यतः सभी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं। जो आपको पता है तीनों स्टेट्स कौन कौन से तीन स्टेट्स हैं? तीन स्टेट हमारे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 आते हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं? 3 है। लेकिन अगर आप और आगे अपडेट पढ़ें और आप अपने लेवल को अपडेट करें, अपने नॉलेज को और आप बढ़ाएं तो आपको पता होगा कि चौथा भी स्टेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा। और उसके भी आगे हम बढ़ें तो एक स्टेट और होता है जिसका नाम है BES, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो आप यानी कि अब ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जानेंगे, बस इतना जानेंगे कि 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। 3 में आपको आगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और चौथा आपका हो गया प्लाज्मा। ये चारों जो है नेचुरली स्टेट में पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो नेचुरली स्टेट्स ऑफ मैटर हैं 4 हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। पहले तो हम जान गए कि स्टेट्स नॉर्मली जान रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आपको फिर मैंने क्या बताया कि 2 और एडवांस्ड स्टेज में है, एक और है, एक प्लाज्मा है और एक आपको सत्येंद्र बोस जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र बोस और आइंस्टीन, उनके द्वारा उनके प्रयोग को आगे बढ़ाया गया तो उसका नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, BEC आपसे कह सकते हैं। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो था ये नेचुरली नहीं है, ये मैन मेड स्टेट हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में नेचुरली जो मेड स्टेट्स ऑफ मैटर है, नेचुरली कितने प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? तो वहां आप क्वेश्चन फिर वहां आंसर क्या हो जाएगा? 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ वन प्लाज्मा। ये चारों नेचुरली स्टेट में पाए जाते हैं। और अगर हम सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि प्रश्न पर हम लोग वापस आते हैं, प्रश्न हमारा है कि इन स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार से हो सकते हैं? A 3, B में 5, C में नन, D में बोथ A एंड B। तभी आपको मैंने बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आंसर आपका 3 भी हो सकता है, आंसर आपका 5 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर ये प्रश्न हमारा आया तो हम इसका आंसर करेंगे बोथ A एंड B। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आंसर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आया स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट, सीधे बता दिया 3। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछने पर आइए हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि क्वेश्चन अगर इसका आंसर 4 भी हो सकता है। अभी तक तो आपने जाना कि 3 भी आंसर सही होगा, 5 भी आंसर सही होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि 4 भी, अगर किसी ऑप्शन में ऑप्शन 4 भी रहेगा तो वो भी आंसर आपका हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अगर प्रश्न इसमें पूछ दिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में नेचुरली कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, फिर आपको जैसा कि मैंने बताया 4 हो जाएंगे। कौन कौन होगा? एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, यानी
4 स्टेट्स ऑफ मैटर नेचुरली पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर एक 4 ऑप्शन भी अगर हम यहाँ लिख देते, अगर यहाँ पे आपको ए बी सी डी में यहाँ बोथ है अब को हम लोग हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ ये ऑप्शन हटा दिए यहाँ से और इसके जगह हम लोग लिख दिए 4 कर देंगे यहाँ पे डी में 4। अब क्या हो जाएगा 3 5 तो हो जाएगा। फोर्थ के केस में ये कब सही होगा, जब हम यहाँ इसको बोल देंगे नेचुरली स्टेट, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले स्टेट्स के में जो अवस्थाएं होंगी 4 होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसका उत्तर होगा 1, सिर्फ 1, एक ही। तो उसके प्रश्न क्या होंगे, प्रश्न होंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो मैन मेड है। मैन मेड स्टेट्स ऑफ मैटर ओनली 1, जैसा आपने बताया आपको, जो हमारे बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट था वो हमारा हो गया आपका मैन मेड हो गया, यानी कि यहाँ सिर्फ एक है जो मैन मेड है, बाकी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इस तरह से कंसेप्चुअल अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जानेंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार के पूछे, कितना भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे, कंसेप्ट हमारा सही है तो हम आंसर हमें तुरंत हम लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आपको सॉलिड लिक्विड गैस से हमेशा एक क्वेश्चन आपको जरूर आपको आता है, जैसा कि इस बार भी अभी भी जो एग्जाम हुई है उसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह का था। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाइए कि क्या तीनों में बेसिक चीजों अंतर हैं, आप उसको समझिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड के सामने लिखा हुआ है फिक्स शेप। जितने भी सॉलिड आप देखते हैं आपके आसपास जितने भी सॉलिड हैं उनका शेप जो है वो फिक्स होता है। अगर यही केस में हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड को आप किसी भी चीज में दे दें, जैसा जैसा उसका जिस भी बर्तन में आप रख देंगे लिक्विड का शेप उसी के जैसे हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपको आप लिक्विड को किस चीज में रख रहे हैं। जैसा शेप का आप बना के रखें, जिस शेप का आपका कंटेनर होगा उसी शेप का वो शेप ले लेगा लिक्विड। तो लिक्विड में हम क्या करते हैं, शेप फिक्स नहीं होता है। गैस के केस में यहाँ भी है, शेप फिक्स नहीं होता है। आगे चलते हैं वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होगा, हमेशा सॉलिड के जो वॉल्यूम होंगे हमेशा फिक्स होंगे। और लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में भी इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है ना। किसी भी कंटेनर में रखिए, जितना वो अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही किसी भी कंटेनर में रहेगा। कंटेनर के साइज से उसके डिजाइन से उससे कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम उसका फिक्स ही रहेगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। गैस के केस में आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे नो लिखी हुई है, यानी गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अगर आप उसको खुले वातावरण में बड़े कमरे में रख दें तो पूरा फैल जाएगा वो, और पूरी तरह से उसका वो वॉल्यूम उसका आपको वहाँ पर उसका बढ़ जाएगा। तो बेसिक चीज़ें हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस में है, जो इस बार अभी एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। देखिए ये 3 फिगर आपके सामने जो है, ये अगर आप इसे कंसेप्ट अपने अपने माइंड में आप सेट कर लेंगे तो कितना भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी कुछ भी पूछे, अगर आपको उसका साइंटिफिक टर्म नहीं भी पता हो तो आप जो है इस पिक्चर को दिमाग में रखने से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले इस पिक्चर को समझते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेज में देखिए इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी सजावट को आप देखिए, इनके अरेंजमेंट को देखिए। तो सॉलिड के केस में क्या है, सॉलिड के केस में बिल्कुल ही कंपैक्ट पार्टिकुलर अरेंजमेंट है, एकदम सटे हुए पार्टिकल हैं, ठीक है। लिक्विड में आप देखेंगे तो थोड़े से कम सटे हुए हैं सॉलिड की तुलना में, और अगर आप गैस में देखेंगे तो काफी दूर दूर हैं। बस आपको इतना, ये पिक्चर को हमेशा आप दिमाग में रखिए। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर होंगे वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, और बैकग्राउंड तो आपका क्लास 10th तक तो सेम ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो हम लोग लगभग उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, और ज़्यादातर ध्यान हम लोग अपने जो है सोशल स्टडीज़ पर, करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं। तो खास करके जो व्यूअर हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने इंटर नहीं किया है साइंस से, तो ऐसे लोगों को ध्यान दीजिए कि आप कुछ पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन अपने माइंड में रखें, उसको देख करके आप कॉमन सेंस से अपने आप बहुत सारे प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये पिक्चर देख लें कि सॉलिड में बिल्कुल पार्टिकल का अरेंजमेंट कंपैक्ट है, लिक्विड में कंपेरेटिवली कम कंपैक्ट है, और गैस में बहुत कम जो है कंपैक्ट है। ये पिक्चर देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम पूछे तो किस में ज्यादा है, तो स्वाभाविक है, बिल्कुल कंपैक्ट है, तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से किस मैटर के किस अवस्था में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, माने पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस किस में है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर देख लीजिए, गैस में। गैस के पार्टिकल जो है सबसे दूर दूर हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें आपको गैस के केस में सबसे ज्यादा स्पेस यहाँ ज्यादा दिख रही है। तो स्वाभाविक है जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, है ना, वो वहां पे आप कह सकते हैं कि वो जो है हमारा गैसियस स्टेज में होगा, जहां पार्टिकल बहुत दूर हैं।
इसीलिए आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो है वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। और लिक्विड में क्या कह सकते हैं, कंपेरेटिवली कम है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पार्टिकल जो है सटे सटे हैं, बिल्कुल कम्पैक्ट हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको जो मैं पिछला पिछला मैं दिखाया कि सॉलिड लिक्विड गैस के आप जान लीजिए उसके फिक्स शेप, वॉल्यूम के सेंस में आप जान लीजिए। अगर आप मास वॉल्यूम के सेंस में जान गए तो आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होती है। आप देख लें जिसके केस में वॉल्यूम बढ़ेगा उस परिस्थिति में जो है हमारा डेंसिटी घटेगा। यानी कि आप कॉन्सेप्ट आपको सॉलिड लिक्विड केस के जो आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, वो अगर कॉन्सेप्ट है तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आप बना पाएंगे। आगे एक और टर्म है, अभी हम लोग छोटे छोटे टर्म को जान लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, सिर्फ हम लोग टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। आगे भी इसके हम लोग कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे और इस पर आपको ढेर सारी क्वेश्चंस भी देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे, जिसको कि डिस्कशन भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। एक टर्म आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आप देखिए कन्वर्सन क्या होता है कि अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रकार अगर गैस को भी आप हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में, फोर्थ स्टेट में कन्वर्ट होता है, जहाँ की हमारा जो गैस है वो आयनाइज फॉर्म में चला जाता है, तो वो फोर्थ स्टेट जो प्लाज्मा होती है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या सॉलिड से कन्वर्सन लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड से कन्वर्सन गैस में हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर आप जैसे ही किसी भी आप पार्टिकल को हीट करेंगे तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि हीटिंग करने से उनके जो स्टेट चेंज होते हैं। यानी अगर आप हीट करेंगे किसी सॉलिड को तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और हीट कर देंगे और हीट बढ़ाएंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, और भी हीट बढ़ा देंगे तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए? इतना ज़्यादा हीटिंग हो गया कि सीधे सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस से सीधे सॉलिड में हो जाए, एक अवस्था को जंप कर जाए? यस, हो सकता है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्सन हो सकता है हीटिंग से? जरूर हो सकता है। क्या सॉलिड से गैस में कन्वर्सन हो सकता है डायरेक्ट? बिल्कुल हो सकता है। तो इसको, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या नाम देंगे? तो यहाँ पर आप देखिए सॉलिड, बीच में मैंने लिक्विड को छोटा छोटा सा रखा है, यानी कि सॉलिड से सीधे गैस की ओर, देखिए आप ये एरो बता रहा है कि सॉलिड से सीधे गैस हम कोई भी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में चेंज आ सकता है। तो इस टर्म को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? सब्लिमेशन। सिर्फ याद रखना आपको यहाँ पे कि सॉलिड से सीधे अगर गैस में कन्वर्सन होता है तो उसका टर्म का नाम बताते हैं सब्लिमेशन। ठीक इसी प्रकार उल्टा आइए, कोई गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करेगा तो आप बताएंगे, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। जनरली क्या होता है, सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा, और गैस को ठंडा करेंगे तो फिर वो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन दो टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बताया कि सॉलिड से सीधे गैस भी बनेगा, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस से सीधे बनेगा सॉलिड, उसे बोलेंगे डिपोजिशन। तो इतना ही। आपको आज ज़्यादा, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से कंसेप्ट बेस्ड पढ़ें और एनसीईआरटी को एक बार आप जरूर रीडिंग कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे और भी सारी चीज़ें बताएंगे और इसको और डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूँगा। और साथ में जो हमारे बीपीएससी के खासकर जो तैयारी कर रहे हैं अभी, जो अभी उनको एग्जाम 69 का देना है, उन लोगों के लिए मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिजाइन करूँगा। उसके कई सारे, जैसे अभी आपको अपने वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से जो स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन आपको उदाहरण से मैंने बताया कि उसके आंसर स्टेट्स ऑफ मैटर के आंसर 3 भी हो सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के आंसर 5 भी हो सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के आंसर 4 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लैंग्वेज से, सिर्फ लैंग्वेज में एक छोटा सा वर्ड डाल देने से आंसर बदल सकता है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये पूछ जाए कि मैं इनमें से कौन सा एक है जो मैन मेड स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो आपको जो मैंने बताया था बोस आइंस्टीन वाला, वो कंडेंसेट वाला, वो आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके लिए मैं प्रत्येक चैप्टर से आपको, जैसा कि आप देखेंगे क्लास 9 में एनसीईआरटी में लगभग 15-16 चैप्टर हैं, तो उसमें से प्रत्येक चैप्टर से आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर ला करके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। उस क्वेश्चन के डिस्कस करने से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच।